हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है श्याम द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसके से बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वो जो हमारे आज टॉपिक का नाम है वो क्या है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज when the particle enter into the magnetic field। समझ में आया कि नहीं आया। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जेईई में भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके नीट में भी पूछे जाते हैं। पर जो आज की हमारी वीडियो का रिस्पेक्ट है वो आपका बोर्ड एग्जाम्स है, तो हम इसको बोर्ड एग्जाम्स के लेवल पे तैयार करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज करो कि कहीं पर बी मैग्नेटिक फील्ड आपकी लग रही है, ठीक है ना, और इस बी मैग्नेटिक फील्ड में आपका क्यू चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ आपका क्या हो रहा है, एंटर करने वाला है। मान लीजिए कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था, ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था, और यहाँ से कोई एक क्यू चार्ज पार्टिकल, ये आपका क्या क्यू चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ इसके अंदर एंटर हुआ। तो आप देखोगे यहाँ पे जब ये क्यू चार्ज पार्टिकल यहाँ से क्रॉस होगा तो ये वी वेलोसिटी वेक्टर वी के साथ आपका कितना है, थीटा एंगल बना रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगी जिसको हम लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, वेक्टर एफ बराबर क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस बी। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लॉरेंस फोर्स क्या होती है तो आप बोलोगे इफ द चार्ज पार्टिकल Q enter into the magnetic field B, it experience a force, समझ में आया। अगर कोई आपका चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो एक फोर्स लगती है, जिस फोर्स को आपने क्या नाम दिया, लॉरेंस फोर्स, और उस फोर्स का आपका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आया, आपका क्यू वी भी आया यहाँ पे। तो देखो यहाँ से एक चीज़ समझना, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट को आप ओपन कर सकते हो, तो क्या बनेगा, ये क्यू वी बी साइन थीटा इंटू एन कैप। समझ में आया कि नहीं आया। ये आपका बना यहाँ पे लॉरेंस फोर्स का एक करेक्ट स्टेटमेंट, क्या मिला हमको, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझना, ये जो एन कैप है ये आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है। समझ में आया कि नहीं आया। और यूनिट वेक्टर हमारा किस चीज के बारे में काम आता है, डायरेक्शन बताने के लिए काम आता है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको देखो डायरेक्शन यहाँ पे काय पे पता चलेगी कि लॉरेंस फोर्स डायरेक्शन डिटरमाइन with the help of Fleming left hand rule। इसकी डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन इसकी मिलेगी। तो देखो आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे याद रखना है, आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से एडजस्ट करना है। देखो ध्यान से, आपको दिख रहा है तीनों फिंगर्स, तो देखो आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि तीनों फिंगर को इस तरीके से आप लोग ऑर्गेनाइज करो कि वो एक दूसरे के क्या हो जाए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो देखो ये थंब हमारा इंडेक्स फिंगर के परपेंडिकुलर है, इंडेक्स फिंगर हमारी सेंट्रल फिंगर के परपेंडिकुलर है, और थंब हमारा सेंट्रल फिंगर से भी परपेंडिकुलर है। अब देखो आप एक चीज समझना, अगर 5 उंगलियों में आपको फोर्स लगाने को बोला जाए तो सबसे ज्यादा कौन सा आपका फोर्स लगेगा, आपको पता है थंब आपका सबसे ज्यादा फोर्स लगा कर देगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, थंब आपका सबसे ज्यादा फोर्स लगा के देगा। अब देखो यहाँ पे आपका चार्ज पार्टिकल, चार्ज मतलब देखो यहाँ पे सेंटर फिंगर से रिप्रेजेंट करोगे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं आया। फोर्स आपका थंब से, वेलोसिटी आपका काय से, सेंटर फिंगर से, और इंडेक्स फिंगर से हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप क्या बोलोगे, एडजस्ट योर लेफ्ट हैंड सच दैट द 3 फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन थंब पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया। सेंटर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ
सेंटर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा देखो लॉरेंस फोर्स का इंट्रो था। इसका देखो एक चीज क्या होता है कि अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू को हम लोग चेंज कराते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं, अगर आपका थीटा बराबर या तो 0 डिग्री आ जाए या फिर थीटा बराबर आपका कितना आ जाए 180 डिग्री, यानी अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे लग रहा था, ध्यान से देखो, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन से लग रहा था और चार्ज पार्टिकल Q हमारा v वेलोसिटी के साथ इसी डायरेक्शन में इंटर करे, तो देखो जिस डायरेक्शन में b है उसी डायरेक्शन में v है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका थीटा बराबर 0 डिग्री। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से आप लोग, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इस बार आपका चार्ज पार्टिकल जो Q है वो v वेलोसिटी के साथ अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो गया आपका 0 डिग्री, यहाँ पे कितना हो गया थीटा बराबर 180 डिग्री। हम क्या करेंगे, इस थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे लॉरेंस फोर्स के फॉर्मूले में। अगर हम उस फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात करते तो देखो ये क्या हो जाएगा, QVB इंटू साइन थीटा होता था कि नहीं होता था। अब यहाँ पे थीटा की जगह एक बार क्या रख दो, पहले केस में 0 रख के देखें तो आपको पता है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो फोर्स हमारा कितना निकल के आ गया 0। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा केस यहाँ पे देखो, अगर हम लोग थीटा की वैल्यू को रख दें यहाँ पे 180 डिग्री, समझ में आया कि नहीं आया। अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू को 180 डिग्री रख दें तो आपको ये पता है कि 180 डिग्री में भी आपका साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ पर भी फोर्स क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो आप एक चीज ध्यान देना, अगर आपका चार्ज पार्टिकल इंटर करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों केसेस में उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, यानी चार्ज पार्टिकल पासेस विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। चार्ज पार्टिकल पासेस विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई दिक्कत क्या, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, यहां तक कोई दिक्कत क्या। चार्ज पार्टिकल हमारा बिना डिफ्लेक्शन के क्या हो जाएगा, सीधा निकल जाएगा, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अब हमारे दिमाग में आता है थीटा डिग्री निकल गया, 0 डिग्री भी आपका निकल गया। एक जो इंपॉर्टेंट केस होता है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में डिस्कस किया जाता है वो होता है आपका थीटा बराबर 90 डिग्री। तो अब थर्ड केस इसमें क्या हो जाएगा कि अगर थीटा हमारा 90 डिग्री हो, तो देखो इफ थीटा बराबर 90 डिग्री, आपको पता है साइन 90 आपको क्या देता है 1 देता है, जो कि इसकी क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है। साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना। तो साइन 90 बराबर 1 ये आपकी क्या हो जाएगी, साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इसे जब हम फोर्स के फॉर्मूले में रखेंगे तो F बराबर Q इंटू VB इज इक्वल टू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो देखो यहाँ पे अगर साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू देता है तो फोर्स भी उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। यानी एक बात समझ में आया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारी अंदर की तरफ लग रही है, ध्यान से देखना, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लग रही है और चार्ज पार्टिकल हमारा इंटर करता है v वेलोसिटी के साथ, तो ध्यान से देखो Q चार्ज पार्टिकल हमारा v वेलोसिटी के साथ अंदर की तरफ एंटर करने वाला है। अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ और चार्ज पार्टिकल कैसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे आपका थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। पर आपको पता है ये केस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जब हमारा चार्ज पार्टिकल, ध्यान से सुनना, जब हमारा चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर लेता है। समझ में आया कि नहीं आया। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से देखना। ये आपकी कोई एक गाड़ी है, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये गाड़ी बड़ी आराम से आगे जा रही है। अब यहाँ से देखो क्या होने वाला है, यहाँ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्पीड में आके इससे टकराने वाली है। तो जैसे ही गाड़ी इधर पे पहुंचेगी और मैग्नेटिक फील्ड इससे टकराएगी, ये कैसा पाथ ले लेगा, रोड से डिफ्लेक्ट होकर सर्कुलर पाथ, हाँ है ना। तो ठीक इसी प्रकार से जो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि जब हमारा चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड से टकराएगा तो उस कंडीशन में हमारा चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर पाथ रिट्रेस कर लेगा। तो आप क्या बोल सकते हो, व्हेन द चार्ज पार्टिकल enter into the magnetic field, enter into the perpendicular magnetic field, enter into the perpendicular magnetic field, it retraces its path, it retraces सर्कुलर पाथ। समझ में आया कि नहीं आया।
जब भी वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो वहां पे कैसा पाथ ले लेगा, एक सर्कुलर पाथ ले लेगा। तो अब देखते हो सर्कुलर पाथ के बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो देखना यहाँ पे कि ये आपकी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड थी, हमने वैसी बना दिया। आई बात समझ में कि नहीं आई? यहाँ देखो ये आपकी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, क्यू चार्ज पार्टिकल को इंटर कराएंगे, ठीक है। तो देखना यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। ये क्यू चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से टकरा के कैसा पाथ ले लेगा, सर्कुलर पाथ रिट्रेस कर लेगा। अब अगर ये सर्कुलर पाथ ट्रेस कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो आपको क्वेश्चन आता है कि अगर आपका चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो जो सर्किल में जाएगा वो सर्किल की रेडियस क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछा जाता है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। आपको एक चीज मुझे पूछना है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइएगा, क्या धरती में सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक यूनिक फोर्स होती है क्या? जल्दी बताओ। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है जिससे सर्कुलर मोशन होता है तो वो फोर्स कोई यूनिक फोर्स होती है क्या? कमेंट किया आप लोगों ने? तो देखो एक चीज समझना, आप लोगों को पता है सेंट्रीपिटल फोर्स कोई यूनिक फोर्स नहीं होती है। जो भी फोर्स आपका सर्कुलर मोशन कराने में मदद करती है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है, हाँ या ना? जैसे फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर रिवॉल्व कर रहा है तो आप क्या बोलोगे वहां पे कि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर देगी। अगर हमारी अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है तो आप क्या बोलोगे कि जो हमारा ग्रेविटेशनल पुल है वो वहां पे किसका काम कर रहा होगा, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा होगा। ठीक इसी प्रकार से आपको पता है कि यहाँ पे लगने वाली जो लॉरेंज फोर्स है उसकी वजह से हमारा चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ बना रहा है। तो यहाँ पे देखो आपकी क्या हो जाएगी, लॉरेंज फोर्स ही हमारी क्या हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी, हाँ या ना? जल्दी बताओ। लॉरेंज फोर्स ही हमारी क्या हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी। अब देखो अभी अभी हमने देखा कि लॉरेंज फोर्स हमारी कितनी निकल के आई थी, F बराबर क्यू वी बी। समझ में आया कि नहीं आया, मैक्सिमम फोर्स। तो देखो ये कितना हो गया, Q इंटू वी इंटू बी। आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है, कोई भी चीज v वेलोसिटी से चल रही है, उसका मास m है और वो एक सर्कुलर पाथ बनाता है जिसकी रेडियस r है, तो लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती थी, mv स्क्वायर अपॉन r। मालूम है कि नहीं मालूम है? तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। अब हमारे दिमाग में बात आना चाहिए कि हम निकालने वाले थे रेडियस। तो आपको पता है कि यहाँ वेलोसिटी से ये वेलोसिटी तो कैंसिल हो गया, हाँ है ना? तो अब देखो क्या हो जाएगा, r को हम इधर भेज दें और क्यू वी बी को क्या कर दें, इधर भेज दें। तो देखो r इधर गया और क्यू वी बी अपोजिट साइड में चला गया, तो r बराबर क्या निकल के आ गया, एम बी अपॉन क्यू बी निकल के आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हमारी वो रेडियस है जिससे आप बता सकते हो कि जो यहाँ पे सर्कुलर पाथ बन रहा है उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, r बराबर एम बी अपॉन क्यू बी। कोई दिक्कत क्या? अब इसका जो पहला पार्ट तो हमने करके दिखा दिया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जो सर्कुलर पाथ हमारा रिट्रेस होगा उसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, यानी हमें निकालना है टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर रेवोल्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखो हम यहाँ पे टाइम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। देखो ध्यान से, अगर ये चार्ज पार्टिकल पूरा चक्कर करने में टाइम पता करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि पूरा एक चक्कर करने में अगर रेडियस r है तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी। क्वेश्चन समझो बात को, अगर आपको एक पूरा सर्कुलर पाथ का टाइम निकालना है तो आपको उसका पूरी लेंथ मालूम होनी चाहिए। तो हमें पता है कि लेंथ यहाँ पे कितनी निकल के आ जाएगी, सरकमफेरेंस के बराबर, यानी 2 पाई इंटू r। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी चीज आपको क्या पता है कि स्पीड बराबर आपका कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हाँ है ना? हमें तो टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कोई दिक्कत क्या? टाइम पीरियड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ध्यान से देखो यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई r, और स्पीड हमारी कितनी थी, v थी, ठीक है ना? अभी अभी हम लोगों ने रेडियस को कैलकुलेट किया कि सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी, तो रेडियस कितना निकल के आया था, r बराबर एम बी अपॉन क्यू बी। हम इस r की वैल्यू को यहाँ पे उठा के रख दे कि ना रख दे, बताओ जल्दी से। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, t बराबर 2 पाई अपॉन v और r की जगह कितना हो जाएगा, एम बी अपॉन क्यू बी।
कोई दिक्कत है? अब यहाँ से ध्यान से देखना, वेलोसिटी से वेलोसिटी को हम कैंसिल कर दें तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना निकल के आ गया, t बराबर 2πm/qv। तो आप ये बोल सकते हो कि एक चक्कर लगाने में हमारा कितना टाइम पीरियड लगता है, 2πm/qv। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर एक डेरिवेशन हमारा क्या हो जाता है, ये वाला पूरा हो जाता है। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 टाइम पीरियड। तो यहाँ देखो f बराबर क्या हो जाएगा, 1 टाइम पीरियड। अभी देखो आपका टाइम पीरियड क्या निकल के आया था, टाइम पीरियड निकल के आया था 2πm/qv। इसको हम क्या करेंगे, t की वैल्यू पे पुट कर देंगे। तो देखना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2πm/qv। आपको पता है अपॉन में तो ऊपर चला जाएगा कि नहीं जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी बराबर आपको निकल के आ गया qv/2πm। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एक्सपेक्ट जो हमने आज करके दिखाया कि अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करे तो क्या होता था। तो हमने देखा अगर 0 डिग्री एंगल होता था तो बिना डिफ्लेक्शन के निकल जाता था, 180 डिग्री जो होता था तब भी बिना डिफ्लेक्शन के निकल जाता था। लेकिन जब बात आती थी हमारी 90 डिग्री की, इन दैट केस हमने देखा कि चार्ज पार्टिकल हमारा सर्कुलर पाथ लेता है। फिर हमने उस सर्कुलर पाथ के लिए क्या निकाली, रेडियस निकाली, टाइम पीरियड निकाला और फ्रीक्वेंसी निकाला। रेडियस कैसे निकाली हम लोगों ने, हमें पता था कि जो लॉरेंस फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस हो जाएगी, तो उससे हमारी रेडियस निकल गई। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था, डिस्टेंस हमारी 2πr हो गई, स्पीड v हो गई। हमने r जो भी निकाला था उसको क्या किया, पुट किया, उससे हमारा टाइम पीरियड क्या निकल के आ गया, 2πm/qv। अब फ्रीक्वेंसी की बात आई तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। तो ये आपका कितना हो जाएगा, qv/2πm। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पोर्शन था। लेकिन इससे आपका एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे रेडियस जो होती है वो क्या होता है, mv/qv है। ध्यान से थोड़ा देखना, और t बराबर क्या है, 2πm/qv। थोड़ा सा यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, रेडियस इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन वेलोसिटी। रेडियस क्या कर रही है, डायरेक्टली डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे टाइम पीरियड को, रेट तो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। टाइम पीरियड आपका वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हमने एक चीज बोली, अगर दो चार्ज पार्टिकल, ध्यान से देखना, दो चार्ज पार्टिकल दोनों का चार्ज सेम है, दोनों का मास सेम है, एक को हम लोग क्या करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से इंटर करते हैं और एक को हम लोग 100 मीटर पर सेकेंड से इंटर करते हैं। तो क्वेश्चन है आपसे, कौन बड़ा सर्कुलर पाथ बनाएगा और किसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो एक चीज देखो, रेडियस डायरेक्टली डिपेंड करती है वेलोसिटी पे। इसका मतलब है रेडियस ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड वाले चार्ज पार्टिकल की ग्रेटर देन होगी रेडियस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड वाले से। हाँ है ना, क्यों, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा रेडियस। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आपकी 100 मीटर पर सेकेंड ज्यादा है तो रेडियस भी ज्यादा हो जाएगी, और 10 मीटर पर सेकेंड वाले की रेडियस कम होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, टाइम पीरियड तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता। इसका मतलब है चाहे आप 10 मीटर पर सेकेंड से भेजो, चाहे आप 100 मीटर पर सेकेंड से भेजो, दोनों में टाइम पीरियड हमेशा क्या लगेगा, सेम। 10 मीटर पर सेकेंड वाला का टाइम पीरियड बराबर होगा 100 मीटर पर सेकेंड वाले के टाइम पीरियड से। तो याद रखना, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑब्टेन्ड ड्यू टू द हेल्प ऑफ लॉरेंस फोर्स depends on the velocity, but the time period does not depend on the velocity, and frequency is also does not depend on the velocity. याद रखिए, आप लोगों के जो 12 तारीख को एमपी बोर्ड का पेपर आने वाला है, उसके लिए हम लोग बहुत प्यारी यहाँ पे वीडियो सीरीज डालने वाले हैं, 5 ईयर्स के क्वेश्चंस डालने वाले हैं। तो उसमें आप लोग जरूर देखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।